All right, students. Hope that you are all good. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. अब जब भी बेटा हम मैटर की बात करते हैं, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा होगा कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज मास एंड इन दैट वेरी मास इफ इट ऑक्यूपाइज स्पेस तो हम कहते हैं दैट्स मैटर. अब इस मैटर का हमने क्या पढ़ना है बेटा? वी हैव टू स्टडी द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. ये मैटर प्रकृति में बेटा दो टाइप्स के नेचर्स दिखाता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. ये हमें स्टडी करना है. अब इस चीज को समझने से पहले बेटा आई विल बी डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट्स लाइट. लाइट का ड्यूअल नेचर. इनिशियली बेटा जो कॉन्सेप्ट था बेटा अबाउट द लाइट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट. सिंपली बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है कि जो लाइट है बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दैट वेरी वेव हैज टू ऑसिलेटिंग फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. या मैं ऐसा कहूंगा बेटा, पहले जो लाइट का जो कॉन्सेप्ट था ना बेटा, लाइट वाज इंटायरली जो लाइट का नेचर जो था, इट वाज कंसिडर्ड दैट लाइट हैज अ वेव नेचर. लेकिन उसके बाद बेटा देन आफ्टर प्लैंक्स हाइपोथेसिस, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, उन्होंने क्या कहा कि बेटा, उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है बेटा, लाइट के अंदर बेटा वी हैव स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. दैट वेरी एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स. और फोटॉन्स जो है बेटा, फोटॉन्स आर कंसिडर्ड एज पार्टिकल्स. अब देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या है बेटा, जो लाइट है, अगर मैं लाइट की बात करता हूं, लाइट ऑल्सो शोज ड्यूअल नेचर. लाइट दिखाता है बेटा ड्यूअल नेचर, मीन्स लाइट शोज वेव नेचर. प्रकृति में बेटा जो ये लाइट है, इट शोज एक तो बेटा ये लाइट वेव नेचर भी दिखाता है और साथ साथ में बेटा पार्टिकल नेचर भी दिखाता है. पार्टिकल नेचर. चलिए बेटा, अगर मैं वेव नेचर की बात करता हूं, लाइट के बहुत सारे फिनोमिनास, a lot of phenomena of light, they are explained on the basis of wave nature of light. अगर मैं सिंपल सा फिनोमिना आपके सामने लिखता हूं, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन. यू नो दैट बेटा, आपने 10th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, द बेंडिंग और द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है. द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ द लाइट. या अगर मैं बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर मैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना की बात करता हूं, रिफ्रैक्शन यू नो व्हाट्स रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. तो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना, इट्स आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन को छोड़ के बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, अगर मैं पोलराइजेशन फिनोमिना की बात करता हूं, व्हाट्स पोलराइजेशन? द restriction of the vibrations of light in only one mode. या मैं ऐसा कहूंगा बेटा, जब हम लाइट की वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं खाली एक ही प्लेन में, दैट्स नोन एज पोलराइजेशन. द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. या अगर मैं फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन की भी बात करता हूं, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स, जिसे बेटा हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, इट्स आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वेव नेचर ऑफ लाइट. और भी बहुत सारे फिनोमिनास है, लाइक वी हैव द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस. इट्स आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. अब ये तो कुछ फिनोमिनास थे जो लाइट का कौन सा नेचर एक्सप्लेन करते हैं, जो लाइट का वेव नेचर बेटा डिस्क्राइब करते हैं. बट इन एडिशन टू दीज आई कैन से प्रॉपर्टीज, इन एडिशन टू ऑल दीज 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स, लाइट जो है बेटा, लाइट के कुछ फिनोमिनन्स एक्सप्लेन हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल नेचर. अगर मैं बात करता हूं बेटा अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पर बहुत ही इंटेंस काम किया था किसने बेटा? द ग्रेट जीनियस माइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेटा. अगर मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूं, ये वाला इफेक्ट हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. या सिंपली ये वाला इफेक्ट एक्सप्लेन करता है
it proves the particle nature of light. या अगर मैं बात करता हूं बेटा, if I am talking about black body radiations, black body radiation, it can also be explained on the basis of particle nature of light. या अगर मैं और एक इफेक्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट. जो कॉम्पटन इफेक्ट है बेटा, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो ये सारे जो फिनोमिनास है, कुछ फिनोमिनास लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फिनोमिनास इस लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ दोनों फिनोमिनास अब एक्सप्लेन होते हैं. दैट्स व्हाई बेटा लाइट वाज कंसीडर्ड एज ड्यूअल इन नेचर. प्रकृति में बेटा जो ये लाइट है, इट वाज कंसीडर्ड दैट इसका ड्यूअल नेचर है. देन आफ्टर बेटा इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया गया टू द मैटर. देयर वाज अ फेमस physicist, French physicist, his name was Louis de Broglie. Louis de Broglie ने क्या किया बेटा, Louis de Broglie ने 1924 में बेटा इस कॉन्सेप्ट को बेटा एक्सटेंड किया. He related this concept with the matter. de Broglie ने क्या कहा बेटा, de Broglie का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आज भी बेटा इतिहास के पन्नों में बेटा लिखा हुआ है बेटा. It's been reminded a million of times. What was that statement? Nature loves symmetry. Nature loves symmetry. अगर लाइट के पास बेटा ड्यूअल नेचर होगा, then we can say that कि मैटर के पास भी कौन सा नेचर होगा, मैटर should have the dual nature. अब क्या हो गया बेटा, then after Louis de Broglie ने 1924 में बेटा without any certain proof बेटा de Broglie ने क्या एक hypothesis दी बेटा. That hypothesis is known as, or simply that theory is known as, you can write down the name of the theory, wave mechanical theory of matter. What was that? इस theory से क्या explain हुआ? इस theory का simple बेटा conclusion क्या था, जिस तरीके से बेटा light के पास dual nature है, सिमिलरली बेटा अगर मैटर जो हमारे पास है बेटा, मैटर ऑल्सो हैज अ ड्यूअल नेचर. मैटर के पास भी पार्टिकल नेचर होगा और कौन सा नेचर होगा, और हमारा वेव नेचर होगा. मींस अगर मेरे पास बेटा कोई भी मैटर है, वेदर माइक्रोस्कोपिक होगा बेटा या मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी, इफ दैट वेरी बॉडी इज इन मोशन, उस बॉडी के पास एक तो पार्टिकल नेचर भी होगा और इसके साथ एसोसिएट होगा बेटा वेव नेचर भी. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. अब देखिए बेटा, अब अगर हम बात करते हैं बेटा ड्यूअल नेचर की, अब ड्यूअल नेचर की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो पार्टिकल नेचर मैटर का तो बेटा वी नो दैट पार्टिकल नेचर तो क्लियर है मैटर का. अब इस थोड़ा इस वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं. अगर मैं सपोज बेटा मेरे हाथ में मार्कर है बेटा, अकॉर्डिंग टू de Broglie जो ये मार्कर है बेटा, इस मार्कर का बेटा एक तो पार्टिकल नेचर भी होगा और साथ साथ में बेटा इफ दिस मार्कर इज सेटेड इनटू मोशन, इसके साथ एसोसिएट होगी बेटा वेव्स. मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेव नेचर. एंड द वेव्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मैटर, वो वेव्स इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. बिल्कुल डिफरेंट होती है बेटा, उनका जो नेचर होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. उन वेव्स का नाम, द वेव्स दैट आर एसोसिएटेड विद मैटर, दोज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स. इन वेव्स का नाम क्या रखा गया बेटा, सिंपली मैटर वेव्स, और यू कैन आल्सो नेम दीज वेव्स एज de Broglie waves. de Broglie waves. चलिए बेटा, अब हम बेटा इन मैटर वेव्स के बारे में थोड़ा सा आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं. जो ये मैटर वेव्स होती है, नंबर वन पॉइंट, दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. नंबर फर्स्ट पॉइंट जो क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये मैटर वेव्स होती है, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैटर. ये वेव्स हमेशा बेटा मैटर के साथ एसोसिएट होती है. जब मैटर होगा तब जाके बेटा ये वेव्स होंगी. इफ देयर इज नो मैटर तब ये वेव्स नहीं होगी. सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपका. थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये मैटर वेव्स होती है या जो ये de Broglie वेव्स होती है, these मैटर और de Broglie waves, they are not radiated in the medium. ये मीडियम में रेडिएट नहीं होती है. जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करता हूं, these radiations are radiated in medium. सन से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती है to the earth, they reach the earth through the intervening medium. मींस
once the electromagnetic radiations they are radiated in the medium, then जाके वो अर्थ तक पहुंचती है. But there is no such concept in case of matter waves. Matter waves are not radiated in the medium. Am I clear? उसके बाद जो ये de Broglie waves है बेटा, this wave, de Broglie waves, they entirely depend on the mass of the object. जितना एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना बेटा मैटर वेव इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो ज्यादा होगा. या मैं ऐसा कहूंगा बेटा, these matter waves are significant only they are significant only when the mass is very very small. या मैं ऐसा कहूंगा, for microscopic bodies these matter waves are significant, but in case of मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज होगी, या सिंपली अगर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी बॉडीज जिनका कोई डेफिनेट मास होगा, जो थोड़ा सा हैवी बॉडीज होंगी, जैसे मार्कर की बात करता हूं, बॉल की बात करता हूं, उनमें ये वेव्स ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है, इनका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है. या मैं असल मामले में ये कहूंगा दैट डी ब्रॉग जो वेव कैरेक्टर है मींस इन मैटर वेव्स का एग्जिस्टेंस ही हमें क्या दिखाएगा, ये क्या दर्शाएगा, इट विल सिंपली शो अस द वेव नेचर. वेव नेचर कब ज्यादा होगा, कब वेव नेचर ज्यादा होगा, जब उस पार्टिकल का मास बहुत ही कम होगा. मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, प्रोटॉन की बात करता हूं, अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का या सिंपली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ये जो मैटर वेव्स है इनका ये सिग्निफिकेंट हो जाती है. बट जो हैवी बॉडीज है उनमें ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है. चलो लीव दैट असाइड, इसको आगे जाकर भी हम लेके चलते हैं. अब सबसे पहले अगर मैटर के साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएट है, उन वेव्स का कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा. चलिए बेटा उस वेवलेंथ को बेटा हम कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दैट मैटर, ऑफ दोज मैटर वेव्स. अब सबसे पहले बेटा हम इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा जो लैम्डा, हम लैम्डा को निकालने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले बेटा वी नो दैट बेटा आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है? The great genius mind Albert Einstein said that E is equal to mc square. I hope that ये इक्वेशन सबको पता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं. This is energy mass equivalence. Energy is a condensed form of mass. Energy can be converted into mass and vice versa is also true. अब E हमारा एनर्जी है, M हमारा mass है, and C is the velocity. C is the velocity of light. चलिए उसके बाद बेटा अब मैं प्लैंक की बात करता हूं बेटा. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से या प्लैंक्स लॉ से हमने क्या देखा बेटा? प्लैंक का स्टेटमेंट क्या था बेटा? एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h nu. ये तो है बेटा, E इज इक्वल टू h nu, while E is the energy associated with the photon. वो किसके बराबर होगा बेटा? H is the Planck's constant and nu is the frequency of that very photon. तो इसको इक्वेशन सेकंड हम मान के चलते हैं. हमें क्लियर टू यू? अब दोनों इक्वेशंस को बेटा हम इक्वेट करेंगे बेटा. मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव h nu. किसके बराबर होगा बेटा? इट विल कम आउट टू बी mc स्क्वायर. एम आई क्लियर टू यू? आप देखिए बेटा h आपका h ही है. बताइए बेटा जो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर मैं फोटॉन की बात करता हूं, फोटॉन्स या लाइट की बात करता हूं, फोटॉन्स लाइट का वेलोसिटी किसके बराबर होता है? c के बराबर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो यहां न्यू की जगह बेटा मैं c बाय लैम्डा लिख सकता हूं. इट्स इक्वल टू mc स्क्वायर. एम आई क्लियर टू यू? इसमें बेटा हमारा एक c एंड ये स्क्वायर इट विल कैंसिल आउट. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? इट विल कम आउट टू बी h by lambda is equal to mc. या सिंपली बेटा जो हमारा ये लैम्डा निकलेगा, लैम्डा is equal to h divided by mc. This is the wavelength, de Broglie wavelength
एसोसिएटेड विद किसके साथ बेटा, एक फोटॉन के साथ बेटा, आर एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, नेचर में बेटा इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा दैट विल ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। मान लो बेटा अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इट ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी v एंड v इज लेस देन c, देन बेटा ये लैम्डा किसके बराबर होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू, अभी c के बदले बेटा हम v लिखते हैं बेटा, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? या हमें पता है बेटा m इंटू वी, व्हाट्स m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वो p मोमेंटम के बराबर होता है, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल गया। तो देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो जोड़ती है बेटा, दिस इक्वेशन इज रादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन में बेटा थोड़ा सा इस इक्वेशन को सीरियसली हम लेंगे, इस इक्वेशन में बेटा दोनों चीजें आती है। आपका मोमेंटम, मोमेंटम तो पार्टिकल नेचर से आता है, लैम्डा, लैम्डा किससे आता है बेटा, लैम्डा कम्स फ्रॉम द वेव कैरेक्टर। मींस ये वाली जो इक्वेशन है ये वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर को बेटा इंटरकनेक्ट करती है। सो दिस लैम्डा इज सिंपली द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर इफ दैट मैटर इज सेटेड इनटू द मोशन। आई एम क्लियर टू यू? अब और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा जो इस वाली इक्वेशन से हमें निकलेंगे। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए बेटा, यहां पे और एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बेटा, यहां से निकला बेटा, जो हमारा लैम्डा है बेटा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। हमारा क्या है बेटा, p इज अ मोमेंटम। मींस जितना जितना एक बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा उतना उसके साथ बेटा वेव कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। लैम्डा का वैल्यू कम होगा, व्हाट डज दैट मीन, उस वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव कैरेक्टर होगा वो कम होगा। अब हमें पता है बेटा मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। हमारा मोमेंटम कब कम होगा, हमारा मोमेंटम कब ज्यादा होगा, मोमेंटम तब ज्यादा होगा जब बॉडी का मास ज्यादा होगा। मोमेंटम कब कम होगा बेटा, जब बॉडी का मास क्या होगा बेटा, मास कम होगा। सो सिंपली यहां से बेटा हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो उसका जो लैम्डा वैल्यू होगा वो कम होगा, मीन उसका वेव कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बेटा हम कहते हैं बेटा, जो लास्ट इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कंसिडरेबल मास होता है, उनके लिए बेटा जो वेव कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। एम आई क्लियर टू यू? अब देखिए बेटा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास बेटा प्रोटॉन है, मेरे पास बेटा न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन के साथ साथ बेटा मेरे पास अल्फा पार्टिकल भी है, एंड मेरे पास एक बॉल है। सारी चीजें क्लियर होगी। एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास बेटा प्रोटॉन है, मेरे पास बेटा एन न्यूट्रॉन है, और मेरे पास अल्फा पार्टिकल, और मेरे पास एक बॉल है। चलो मैं ये मान के चलता हूं कि ये सारे जो मैंने ऑब्जेक्ट्स यहां पे रखे, ये सारे जो assumptions मैंने यहां लिए, they travel with the same velocity v and v. Am I clear to you? अब if I am asked that, अब बताइए बेटा किसके पास वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका लैम्डा ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब देखिए बेटा सबसे ज्यादा मास बॉल का है बेटा, तो मुझे बताइए बेटा बॉल का जो वेवलेंथ होगा लैम्डा भी सबसे कम होगा। अब सबसे कम मास किसका है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स में सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है, तो मैं ऐसा ये मान के चलूंगा इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा, जो इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर होगा, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। एंड उसके बाद प्रोटॉन आएगा बेटा, उसके बाद ऑब्वियसली बेटा न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, तो फिर न्यूट्रॉन आएगा, एंड अल्फा पार्टिकल इज हैवियर देन न्यूट्रॉन, फिर हमारा अल्फा पार्टिकल आएगा, और लास्ट में हमारा बॉल आएगा। एम आई क्लियर टू यू? चलिए बेटा दिस वाज अबाउट, ये थोड़ा था बेटा दिस रिलेशन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब देखिए बेटा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा,
हम इस इक्वेशन को हल्का सा मॉडिफाई करते हैं। बहुत सारे और केसेस हम डिस्कस करते हैं जो हमारे जे एग्जाम्स में या नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केस फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? आई विल बी डिस्कसिंग विद यू kinetic energy, relation of de Broglie wavelength, lambda इट्स de Broglie wavelength, और मैं बात करूंगा बेटा काइनेटिक एनर्जी की। चलिए पहला पॉइंट, केस फर्स्ट डिस्कस करके चलते हैं। केस फर्स्ट, हमारा केस फर्स्ट क्या होगा बेटा? इट विल बी बेटा रिलेशन ऑफ बेटा रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। रिलेशनशिप between kinetic energy and lambda हमारा क्या है बेटा? यही de Broglie वेवलेंथ। अब देखिए बेटा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं बेटा, सपोज बेटा मेरे पास कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है, एंड इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, अगर यही पार्टिकल मोशन में है तो हम ये सिंपली कह सकते हैं इस पार्टिकल का एक तो ऑब्वियसली बेटा इसका पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। अब आई एम आस्क्ड दैट कि आप बताइए बेटा व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। अब देखिए बेटा, इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के वो किसके बराबर होगा? 1/2 ऑफ mv²। फ्रॉम द क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स इक्वेशन 1/2 mv² के बराबर आएगा। या सिंपली के हमारा काइनेटिक एनर्जी, या अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट करता हूं तो ई किसके बराबर आएगा? 1/2 mv²। एम आई क्लियर टू यू? थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करूंगा इस इक्वेशन को, इस 2 को इस साइड ले जाता हूं, 2k इज इक्वल टू mv²। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा उसके बाद अब अगर मैं बात करता हूं बेटा, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद m, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा? 2em, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू यहां बनेगा बेटा m² v²। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2em, where e is the kinetic energy, m is the mass of that object, m² v² को मैं सिंपली लिख सकता हूं बेटा p²। या सिंपली बेटा जो p हमारा मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? √2e and m, where p is the momentum associated with this object that has mass m and that's moving with the velocity v, तो p is equal to √2em इसका मोमेंटम बनेगा। अभी देखिए बेटा, अभी हमने निकाला बेटा लैम्डा de Broglie wavelength किसके बराबर होता है? This de Broglie wavelength is equal to h Planck's constant divided by p. p is the momentum. अब देखो बेटा, in terms of kinetic energy, what is the relationship between kinetic energy and momentum? जो अभी हमने यहां निकाल के रखा है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, lambda is equal to, it will be h divided by √2e and m. ये हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। So lambda is the de Broglie wavelength and E is the kinetic energy, m is the mass of the object और h हमारा क्या है बेटा? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये बात क्लियर हो गया बेटा? ये इक्वेशन आप याद रखिए बेटा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। चलिए उसके बाद बेटा सेकंड, केस सेकंड को हम बेटा डिस्कस करते हैं। अब मैं केस सेकंड को बेटा डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट केस है बेटा। चलो अब मैं फिर से बेटा केस सेकंड, मेरा केस फर्स्ट हो गया, नाउ केस सेकंड। मेरा केस सेकंड क्या बनेगा? केस सेकंड, अब मैं फिर से बेटा, अब मैं रिलेशनशिप लूंगा बेटा, फिर से बेटा रिलेशनशिप बिटवीन accelerating potential v कैपिटल V से लिखता हूं बेटा, एंड लैम्डा
लैम्डा हमारा क्या है बेटा, इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए बेटा पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज दिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर मेरे पास बेटा इफ आई हैव अ चार्जड बॉडी, इफ आई हैव अ चार्जड बॉडी, जिस बॉडी का चार्ज मान लो बेटा क्यू के बराबर है, और क्यू इज द चार्ज ऑफ द बॉडी। अगर बेटा इस चार्जड बॉडी को बेटा मैं एक्सेलरेट करता हूं विद एन पोटेंशियल v, विद एन एक्सटर्नल पोटेंशियल v, तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ये चार्जड बॉडी बेटा ये इट विल बी इन द मोशन, और जब बेटा ये मोशन में होगा इसके साथ बेटा ड्यूरिंग इट्स मोशन इट विल बी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी जो इसके साथ अभी होगी when a charged body q is accelerated with an external potential v, then the kinetic energy possessed by this body वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस बॉडी का चार्ज कितना होगा, and I will be multiplying that charge with the potential, external potential, means E is the kinetic energy किसके बराबर होगा, q into v। Am I clear to you? अब देखिए बेटा इसको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे देखते हैं बेटा, अब मुझे बताइए बेटा आप हमारा काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी बेटा मैं सिंपली बेटा काइनेटिक एनर्जी को बेटा ई से लिखता हूं बेटा, दिस काइनेटिक एनर्जी ई ये किसके बराबर होगा, दिस काइनेटिक एनर्जी ई विल बी इक्वल टू क्यू इनटू वी, जो यहां पे हमने निकाला फ्रॉम द क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है, इट इज इक्वल टू q इंटू वी। अब देखिए बेटा इस वाले v और इस वाले v में आसमान जमीन का अंतर है, दिस v इज वेलोसिटी बट दिस कैपिटल V इज एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, सो आई कैन राइट इट लाइक दैट, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2q इंटू कैपिटल V। एम आई क्लियर टू यू? अब फिर से बेटा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद m, अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड से मैथ से मल्टीपल करता हूं इट विल कम आउट टू बी m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv। एम आई क्लियर टू यू? सिंपली बेटा p स्क्वायर बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q इनटू v, या सिंपली दिस p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2q एंड v, where q is the charge और v हमारा क्या है बेटा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब देखिए बेटा फिर से और इक्वेशन डिराइव करेंगे। अब लैम्डा इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर है, दिस लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय p, लैम्डा इज इक्वल टू h, p का वैल्यू यहां से कितना निकला, अंडर रूट 2qv, ये आपका इक्वेशन बनेगा। समझ आ रही है बात बेटा? Am I clear to you? So this equation, इस इक्वेशन से बेटा हम निकाल सकते हैं बेटा, we can easily calculate the de Broglie wavelength associated with the charged body if it is accelerated with the potential v। अब चलिए बेटा ये इक्वेशन को दिमाग में रखते हैं। आप एक एक करके बेटा जो भी हमारे पास बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो भी हमारे चार्जड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, हर किसी पार्टिकल का हम बेटा लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट बेटा हम किससे करेंगे बेटा, आई विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करता हूं। चलिए बेटा आई विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉन। चलिए अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं बेटा, ये मेरे पास बेटा इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल v, देन इसका लैम्डा किसके बराबर होगा, that will be equal to h divided by under root of 2, what will be the charge of electron q, q के बदले e लिखेंगे, I am writing e instead of q, e is the charge on the electron and v हमारा क्या है बेटा, accelerated potential। अब देखिए बेटा जब मैं h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 6.625 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, h का वैल्यू SI यूनिट में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में कितना आता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। जब मैं ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा
मेरा जो लैम्डा का फाइनल वैल्यू मिलेगा जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v। इस इक्वेशन को दिमाग के डिब्बे में याद रखना, न्यूमेरिकल्स यहां से पूछा जा सकता है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, what will be the de Broglie wavelength associated with that electron? So lambda e आप निकाल सकते हो, 100 यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपका आंसर निकल के आएगा। दिस वाज फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बाद बेटा हम निकालेंगे de Broglie वेवलेंथ, दूसरे चार्जड सब एटॉमिक पार्टिकल का जिसका नाम प्रोटॉन है। तो सिंपली जब आप यही इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे, आप वैल्यू ई का दोगे बेटा, आप यहां पे बेटा वैल्यू उसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू दोगे तो आपका इक्वेशन क्या निकल के आएगा बेटा? योर इक्वेशन विल कम आउट टू बी लैम्डा फॉर प्रोटॉन, इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि प्रोटॉन का जो, अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं बेटा, प्रोटॉन में आपका जो चार्ज है बेटा, इट विल बी इक्वल टू, यहां थोड़ा सा जब मैंने m से मल्टीपल किया था बेटा तो यहाँ आप एक चीज ऐड करते जाइए बेटा, दिस m, यहाँ पे बेटा m आएगा। सो इस इक्वेशन में यहाँ m लिखिए और यहाँ पर भी बेटा m आएगा। हाँ, इक्वेशन को मान के चलिए, तो यहाँ पर भी हमारा बेटा इक्वेशन में 2qmv आएगा। थोड़ा सा m बोल गए थे लिखना, तो m एंड v, तो यहाँ पे जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे m, इस इक्वेशन को बेटा 2kmv है, तो इक्वेशन आप थोड़ा सा रिमाइंड, यहाँ पे भी हमने m का वैल्यू लिखा था, वो भूल गए थे हम लिखना, और नॉट अ बिग इशू। अब जब मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन वो किसके बराबर आएगा? h, फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बेटा, h का वैल्यू हम कर लेंगे, फिर 2 का वैल्यू दे देंगे, तो ऑब्वियसली 2 ही है, तो प्रोटॉन का चार्ज E तो वो सेम ही आएगा, बट प्रोटॉन का मास डिफरेंट है, वो मास हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा? 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, where v इज द पोटेंशियल। ये इक्वेशन किसके लिए बनेगा बेटा? ये हमारे प्रोटॉन के लिए बनेगा इक्वेशन। am I clear to you? ये आप हमारे प्रोटॉन के लिए ये वाला इक्वेशन बनेगा, और आपका जो आंसर है बेटा हमेशा एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है? 10 to the power -10 मीटर। चलिए उसके बाद प्रोटॉन के बाद बेटा हम शिफ्ट करते हैं आफ्टर प्रोटॉन बेटा, आई विल बी कैलकुलेटिंग फॉर द अल्फा पार्टिकल। अब मैं अल्फा पार्टिकल के लिए निकाल रहा हूं बेटा। अल्फा पार्टिकल के लिए बेटा फिर से बेटा हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, तो किसके लिए, किसके बराबर होगा? फिर से बेटा हमें पता है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 e m and v, ये तो इक्वेशन निकला ना अभी हमें, where h is a Planck's constant, 2 is absolute constant, e is the charge of alpha particle। अल्फा पार्टिकल का चार्ज e है बेटा, m is the mass of alpha particle। जब आप ये सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका अल्फा पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, इफ इट इज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सटर्नल पोटेंशियल v, तो वो कितना निकलेगा? 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए निकलेगा बेटा? इट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल। तो आई होप बेटा सारे चार्ज पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन का हमने निकाला 12.27 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट v, आपका प्रोटॉन का आ गया, और आपके अल्फा पार्टिकल का भी आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट बेटा जो कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, उनका बेटा हम कैसे निकालेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबसे पहले बेटा बात हम करेंगे, हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं, न्यूट्रॉन के लिए बेटा अभी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन को हम बेटा एक्सेलरेट तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो फिर लेकिन इसका इक्वेशन इन टर्म्स हम काइनेटिक एनर्जी के दूसरे एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं।
तो लैम्डा किसके बराबर था बेटा? लास्ट वाले एक्सप्रेशन में हमने देखा था बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 mk, where m is the mass where that very object, और k हमारा क्या है बेटा? k is the kinetic energy. तो जब हम न्यूट्रॉन के लिए फाइनली एक्सप्रेशन देखेंगे बेटा, न्यूट्रॉन के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा बेटा, that will come out to be h is equal to 0.286 divided by under root e एंगस्ट्रॉम में लेना, वह जो e है ना बेटा, इट्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. तो ये आपका निकलेगा फॉर न्यूट्रॉन, ये एक्सप्रेशन ना, न्यूट्रॉन के लिए लिखती जाइए बेटा एक्सप्रेशन. न्यूट्रॉन का हो गया. न्यूट्रॉन के बाद बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज फॉर गैस मॉलिक्यूल. गैस मॉलिक्यूल के लिए बेटा हम निकालेंगे बेटा लैम्डा. हमें पता है बेटा, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस किया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन रैंडम जिगजैग मोशन, यहां से कभी यहां कभी वहां कभी यहां, मींस दे आर इन मोशन. अब जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ एसोसिएट होगा बेटा वेव कैरेक्टर. अब वही उसी गैस मॉलिक्यूल का हमें वो लैम्डा निकालना है. अब लैम्डा गैस मॉलिक्यूल के लिए बेटा केस थर्ड को डिस्कस करते हैं बेटा. गैस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा हम निकालेंगे. अब देखिए बेटा, गैस मॉलिक्यूल के लिए बेटा जो आप हमारा लैम्डा होता है, दैट्स इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड vrms इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दैट वेरी गैस मॉलिक्यूल. ये हमारा आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया. दूसरा एक्सप्रेशन भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. चलिए बेटा, हमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लैम्डा का वैल्यू क्या निकला था? लैम्डा वाज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, दैट एक्सप्रेशन वाज लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 e इज द काइनेटिक एनर्जी एंड m इज द मास. यही तो निकला था ना, ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें रिलेशन निकला था. अब चलिए बेटा, अब इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा बेटा हम निकाल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक, गैस मॉलिक्यूल का लैम्डा, दैट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. कैसे निकालते हैं? आपने बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा. जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 2 kT. ये एक्सप्रेशन जरा आप रिमाइंड कीजिए. हमने ये एक्सप्रेशन बेटा गैस लॉज में, ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये इक्वेशन हमने डिराइव करा था, और इस पर बेटा हमने बहुत सारे और भी चीजें इवैल्यूएट की थी. Where K is the kinetic energy of a gas molecule, और F क्या है बेटा? F is the degree of freedom. F को बेटा हम क्या लिखते हैं? It is the degree of freedom. और K हमारा क्या है बेटा? K is the Boltzmann constant. और T हमारा क्या है बेटा? T is the temperature, absolute temperature, लेकिन केल्विन में. हम चलिए देखिए बेटा, अब अगर मैं बेटा बात करता हूं मोनो एटॉमिक गैस की, अगर कोई गैस होगा बेटा दैट्स मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हमने पढ़ा है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम F वो 3 के बराबर होता है. इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज 3, तब बताइए मोनो एटॉमिक गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? F के 3 का वैल्यू 3 देंगे, 3/2 kT. ये हमारा काइनेटिक एनर्जी किसका निकलेगा? ये गैस मॉलिक्यूल का निकलेगा. अब अगर इसी गैस मॉलिक्यूल का हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल, वो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ. अब देखिए बेटा 2 को 2 ही मान के चलिए. काइनेटिक एनर्जी इस E आपका क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी. इस काइनेटिक एनर्जी के बदले आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3/2 kT इनटू हमारा m. ये m क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस m इज द मास ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल. ये मोलर मास नहीं है, ये उस गैस मॉलिक्यूल का मास है. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनल जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3 kTm अंडर रूट 3 kTm. ये एक्सप्रेशन दिमाग के डिब्बे में डालिए बेटा, ये आगे बहुत काम आएगी. व्हाट्स
H Planck's constant, K Boltzmann constant, T temperature and M absolute temperature है. M क्या है बेटा? M is the mass of gas molecule. अब जनरली देखिए बेटा, गैस मॉलिक्यूल का मास हम तो ऐसे तो हमें नहीं पता होगा. मान लो अगर हमारे पास हीलियम, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोनोएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए एक्सप्रेशन है. मेक श्योर. अब देखिए बेटा, अब ये मास गैस मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे. मान लो मेरे पास बेटा, इफ आई हैव, अगर मेरे पास हीलियम है, अब अगर मैं हीलियम की बात करता हूं, हीलियम का मास, हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU है, तो इसका ये, बट दिस एटॉमिक मास, लेकिन इसका एक्चुअल मास कितना होगा, वो m जो है ना, इट्स एक्चुअल मास. तो हमें पता है बेटा, एक AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU. द वैल्यू ऑफ 1 AMU हमें लास्ट क्लास में भी पढ़ा था बेटा. इस 1 AMU का वैल्यू किसके बराबर होता है, इट्स 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ये तो बेटा हमें किस में लेना है, केजीज में लेना है, क्योंकि हम सारी यूनिट्स को SI में ले रहे हैं. तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा. लेकिन थोड़ा सा ये मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका अब सबका निकालना. अब शॉर्ट एक एक्सप्रेशन में आपको देता हूं, एक सिंपल एक्सप्रेशन. यहां पे बेटा मैं लिख के चलता हूं बेटा, वो एक्सप्रेशन दैट लैम्डा इज इक्वल टू, अब सिंपल लिखा बेटा, 25.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यहां m इंटू टी. ये आप देखिए बेटा एक्सप्रेशन गैस मॉलिक्यूल के लिए. अब यहां पे बेटा 25.6 ये आपका कांस्टेंट है, एंगस्ट्रॉम आपको पता है, ये जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M यहां पे, दिस इज, यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, ये M क्या है बेटा, इट इज मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल. लेकिन जो यहां पर ये M है ना बेटा, ये M आपका बनेगा मोलर मास या सिंपली आपका एटॉमिक मास गैस मॉलिक्यूल का. तो अगर हीलियम है बेटा, आपको डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट क्या करना है, 4. अगर आपका बेटा नियॉन है तो आप अकॉर्डिंगली बेटा वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इक्वेशन आपका ये निकल के आएगा. सो दिस वाज रिगार्डिंग द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. तो आई होप दैट बेटा आई वाज क्लियर टू यू. तो अगले सेशन में बेटा हम डिस्कस करने जाएंगे बेटा, विल बी टेकिंग सम अदर टॉपिक्स. लेकिन इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सीखी वो आप रिमाइंड कर लेना. एंड आई होप दैट न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह अगले क्लासेस में. थैंक यू स्टूडेंट्स.